इन्फिनिटी कैसल आर्क की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल फाइट कोकोशिबू वर्सेस हाशिरा, जिसमें कि कोकोशिबू ने नेक्स्ट लेवल तबाही मचाई थी कंपेयर टू ऑल दी अपर मूव्स। इसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो लेट्स गो। इन्फिनिटी कैसल में आने के बाद सारे स्लेयर्स अलग अलग हो जाते हैं, बट जिसमें कि लकीली टोकिटो और ग्यूमे एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सीधे बढ़ेंगे मुजान की तरफ। बट तभी अचानक से एक बिल्डिंग टोकिटो को वहां से एक दूसरे रूम में फेंक देता है और ये सब नाके में अपने पावर से कर रही होती है। और जिस रूम में टोकिटो आया होता है वहां उसको मिलता है अपर मून वन कोकोशिबू। और जब कोकोशिबू टोकिटो को देखता है तो ना जाने क्यों वो उसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर फील हो रहा होता है। एंड दूसरी तरफ टोकिटो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, बिकॉज आज तक उसने जितने भी डीमंस और अपर मून से इनकाउंटर किया है उसके मुकाबले कोकोशिबू बहुत ही अलग लेवल पे स्टैंड करता है। मतलब टोकिटो को साफ साफ उसके और कोकोशिबू के बीच का पावर लेवल का डिफरेंस फील हो रहा था। और जब टोकिटो कोकोशिबू के ब्लेड को नोटिस करता है तब वो सोचता है कि क्या ये बंदा डीमन हंटर था, तो इसका मतलब इसको किसी न किसी तरह का ब्रीदिंग स्टाइल भी आता होगा। और इसके बाद टोकिटो की पूरी बॉडी कांपना शुरू कर देती है, मानो कि इसकी बॉडी वो हर एक सिग्नल दे रही होती है कि वो इस बंदे से फाइट ना करे वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बट उसके बाद कोकोशिबू टोकिटो से उसका नाम पूछता है और टोकिटो बताता है कि उसका नाम मीचिरो टोकिटो है। और अब कोकोशिबू समझ जाता है कि सुगेकुनी नाम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इस चीज़ को बीते हुए काफ़ी साल हो चुका है, सो इसको टाला नहीं जा सकता। और ये सब बात सुनकर टोकिटो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। इस पे कोकोशिबू उसे बताता है कि मेरे डीबन बनने से पहले मेरा नाम मिचिकात्सु सुकेकुनी था। और अब कोकोशिबू बहुत बड़ी चीज़ रिवील करता है कि तुम सुकेकुनी फैमिली के मेंबर हो, वो फैमिली जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। इन शॉर्ट तुम मेरे वंशज हो। और ये चीज़ सुनने के बाद टोकिटो एकदम शॉक हो जाता है। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल उठने लग जाते हैं कि क्या ये सच बोल रहा है जो भी इसने चीज़ें मुझे बताई है। सो क्या इसका मतलब कि ये वही इंसान है जिसने कि ब्रीदिंग स्टाइल को इन्वेंट करा है। और अब इन सब चीज़ों के बाद टोकिटो खुद को बहुत ज़्यादा काम कर लेता है और प्रिपेयर करता है उससे फाइट करने के लिए। और इसके बाद वो तुरंत अपनी ब्रीदिंग स्टाइल का यूज़ करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट कोकोशिबू उस अटैक को बड़े आराम से डॉज करके उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसकी ब्रीदिंग टेक्निक की तारीफ भी करता है। बट तभी टोकिटो फिर से उसके ऊपर एक बहुत स्मूथ अटैक करता है और उतनी ही स्मूथली कोकोशिबू उसके अटैक को डॉज करता है। एंड जस्ट बाय लुकिंग एट हिज बॉडी कोकोशिबू को उसके एज का पता लग जाता है और वो कहता है कि मिचोरो, तुम 14 साल के हो और इस उम्र में तुमने एक टेक्निक को फुल्ली मास्टर किया है और ऐसा तो कोई सिर्फ मेरा ही डिसेंडेंट कर सकता है। इट डजेंट मैटर कि अगर मेरा नाम आज ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरा खून आज भी तुम में प्रेजेंट है। और इसके रिस्पॉन्स में टोकिटो अपना मार्क अनलिश करता है और उसे कहता है कि भले ही मैं तुम्हारा डिसेंडेंट हूँ, बट अब इस चीज़ को बीते हुए काफ़ी 100 साल हो चुके हैं, जिस वजह से ना ही मेरे बॉडी में तुम्हारा कोई सेल है ना ही कोई खून। सो मजाक करना बंद करो। और अब कोकोशिबू सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इतने साल बीत गए हैं लेकिन उसका मुकाबला आज तक किसी डीमन स्लेयर मार्क प्रेजेंट स्लेयर से नहीं हुआ। एंड इसके तुरंत बाद टोकिटो फुल स्पीड में उसके ऊपर अटैक करता है एंड अगेन कोकोशिबू उसके अटैक को डॉज करता है और वो कहता है कि इसकी टेक्निक और इसकी फाइटिंग स्पिरिट पैटर्न दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं। एंड अब कोकोशिबू डिसाइड करता है कि अब वो अपना ब्लेड को यूज़ करेगा उसके अगेंस्ट में, वरना ये एक स्लेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होगा। एंड अब फाइनली कोकोशिबू अपने स्वॉर्ड को निकालता है और अपनी मून ब्रीथिंग के पहले ही अटैक में वो टोकिटो का एक हाथ काट देता है, जिस पे टोकिटो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। लेकिन वो अपने कटे हुए हाथ पे एक कपड़ा बांधने लग जाता है जिससे कि उसकी ब्लीडिंग जो हो रही होती है उसे वो रोक पाए समहाउ। एंड अब वो अपने दूसरे हाथ का यूज़ करके उस पर अटैक करने बढ़ जाता है। तो इस पे कि कोकोशिबू उसकी गट्स की तारीफ करता है और कहता है कि इतनी बुरी हालत में भी टोकिटो मुझ पे अटैक करने आ रहा है, काफ़ी कमाल की बात है। एंड जैसे ही टोकिटो उसकी रेंज में पहुंचता है वो उसी के हाथ से उसका स्वॉर्ड निकाल के उसको एक पिलर में स्टैब कर देता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था ब्रो। और अब कोकोशिबू टोकिटो को डीमन बनने का ऑफ़र देता है, बिकॉज जो उसकी कंडीशन है वो उसमें वैसे भी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर उसने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया तो अपने आप को पूरी तरह से हील कर पाएगा और एक कमाल की स्ट्रेंथ पा पाएगा जिससे वो मुजान के हेल्प आ सकता है, क्योंकि अब इस टाइम पे सिर्फ वही एक अकेला अपर मून बच्चा है।
और इसी सब के बीच हम गेनिया को देखते हैं जो कि कवर के पीछे छुपा होता है और कोकोशिबू के ऊपर एम ले रहा होता है अपनी गन से। और जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता ही है तभी अचानक से कोकोशिबू उसके पीछे आ जाता है और गेनिया का बहुत अचानक से कट जाता है, जिसे देखकर टोगेटो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो गेनिया की हेल्प कर सके। और दूसरी तरफ गेनिया जैसे ही अपना ब्लेड निकाल के उस पर अटैक करने वाला ही होता है, इन अ स्प्लिट सेकेंड में कोकोशिबू उसका वो हाथ भी काट देता है। एंड जस्ट बाय लुकिंग एट हिज कंडीशन कोकोशिबू समझ जाता है कि गेनिया डीमंस को काफ़ी समय से खा रहा है, जिसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट करे उसको बीच में से काट देता है। बट वो तब भी नहीं मरता, जिससे वो सरप्राइज हो जाता है बिकॉज आज से 300 साल पहले एक और स्लेयर था जो कि सेम गेनिया की तरह डीमंस को खाता था, बट जब उसने उसको इस तरह से मारा था तब वो मर गया था। बट शायद गेनिया के केस में उसको उसका शरीर काटना पड़े और वो ऐसा करने जा ही रहा होता है एंड अपना वो ब्लेड निकाल लेता है एंड ऑलमोस्ट गेनिया का सर वो काट ही देता है। बट एंड मोमेंट पे वहाँ पे सामने एंट्री करता है एंड गेनिया को बचा लेता है। और अब हमें यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ रिवील होती है। जैसे कि हमने देखा है कि सानिमी हमेशा अपने छोटे भाई यानी कि गेनिया से नफ़रत करता है पूरी सीरीज़ में, बट उसका भी एक रीज़न था। सानवी कभी नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई यानी कि गेनिया स्लेयर्स को जॉइन करे, बिकॉज़ वो चाहता था कि उसका छोटा भाई एक अच्छी हैप्पी लाइफ़ जिए, जहाँ पे वो अपनी शादी करे, अपने बच्चे करे और एंड में वो बूढ़ा होके मरे। एंड ऐसा करने की गारंटी वो खुद लेता था, क्योंकि जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो अपने छोटे भाई के आस-पास किसी भी तरह के डीमंस या फिर किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देगा। और अब इस पॉइंट पे गिना को टांजिरो की एक बात याद आती है कि जब सानिमी ने उसको मारने की कोशिश करी थी और वो सबको दिखाता है कि वो गिना से कितनी ज़्यादा नफ़रत करता है, बल्कि असल में ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि सानिमी से कभी भी उसको हेट्रेड स्मेल हुई नहीं गिना की तरफ, बल्कि वो गिना से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। उसने ये उसको बताया था। और अब जब गेनिया इन सब चीज़ों को रियलाइज़ करता है, तो वो समझता है कि वो कितना ज़्यादा गलत था सानिमी के लिए। और दूसरी तरफ सानिमी बहुत ज़्यादा भड़क जाता है कोकोशिबो पर, बिकॉज़ जो उसने गेनिया का हाल किया होता है। और अब वो तुरंत उसके ऊपर चार्जिंग कर देता है और कोकोशिबो भी अपने स्वॉर्ड का यूज़ करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट सानिमी उस अटैक को डॉज करके उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। लेकिन कोकोशिबो भी उस अटैक को डॉज कर लेता है जंप करके। एंड फाइनली अब जाके इन दोनों की ब्लेड आपस में टकरा जाती है। एंड जब सानिमी कोकोशिबो के ब्लेड को नोटिस करता है एंड वो देखता है कि उसके ब्लेड में काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल आइज़ लगी होती हैं, जिसे देख के बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहा होता है। और इसके बाद कोकोशिबो अपने मून ब्रीथिंग का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करता है, जिससे सानिमी उस अटैक को बहुत बेयरली डॉज कर पाता है। और ये चीज़ भी नोटिस करता है कि कोकोशिबो अपने अटैक्स को रिपीटिवली यूज़ कर सकता है बिना अपने स्वॉर्ड को हिलाए। एंड उसके बाद वो दोनों अपनी ब्रीथिंग से एक दूसरे पर अटैक करता है, जिससे कोकोशिबो सानिमी की पावर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। एंड ऑन दी अदर हैंड सानिमी कोकोशिबो की ब्रीथिंग को नोटिस करता है और वो ये समझ पाता है कि उसके हर एक अटैक में काफ़ी सारे मल्टीपल स्लैशेस होते हैं जो कि उसके ब्लेड के स्विंग के साथ रिलीज होते हैं। और कोकोशिबो की इसी अमेजिंग स्ट्रेंथ को देख सानवी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे ये डीमन वर्थ किलिंग लगता है। एंड इसके बाद सानवी उसके ऊपर एक तगड़ा अटैक करता है, जिसे कोकोशिबो बहुत इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। बट तभी सानवी उसके ऊपर जंप करके अटैक करता है, बट वो उसको ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी सानवी उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है, गेनिया के ब्लेड को अपने दोनों पैरों से पकड़ के अटैक करता है उसके ऊपर। बट कोकोशिबो उसे भी डॉज कर लेता है और अब दोनों अपनी ब्रीथिंग के सारे फॉर्म को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, जिससे यह फाइट और भी ज़्यादा इंटेंस होती है। और कोकोशिबो सानिमी की स्ट्रेंथ को देख इम्प्रेस होता है कि वो उसके ब्रीदिंग स्टाइल के साथ कीप अप कर पा रहा है। और अब कोकोशिबो थोड़ा सीरियस होता है और उसके ऊपर एक डेडली अटैक करता है अपने सिक्स्थ फॉर्म का यूज़ करके, जिसमें काफ़ी सारे मल्टीपल स्लैशेस होते हैं, जिस वजह से सानिमी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके बॉडी से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा होता है। बट सडनली अचानक से कोकोशिबो के बॉडी में कुछ होता है और उसके पल्सेस सडनली बढ़ जाते हैं। एंड तभी सानवी वहाँ हंस रहा होता है, क्योंकि उस चीज़ का कारण सानवी का ब्लड होता है, जो कि बहुत ही रेयर टाइप का होता है, इसे कोई भी डीमन रेजिस्ट नहीं कर सकता है। और सानवी उसी इंजर्ड कंडीशन में उसके ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है और वो उसे कहता है कि मेरा ब्लड किसी भी डीमन के सेंसेस को हिला सकता है, जिस वजह से वो फाइट में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और इसके बाद हमें सानवी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसे मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। अभी हम इस फाइट पे फोकस करते हैं। और अब करंट टाइम पे सानवी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है
और वो इसी इंजर्ड कंडीशन में कोकोशिबो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक्स भी कर रहा होता है, जिसे देख के कोकोशिबो कहता है कि इतने क्रिटिकल हिट्स लेने के बावजूद भी ये लड़का फाइट कर पा रहा है, और यहाँ तक कि इसने अपनी ब्लीडिंग भी रोक दी है बॉडी की, अपने मसल्स को टाइट करके। मैंने आज तक ऐसा स्पोर्ट्समैन कभी नहीं देखा, ना उससे कभी फाइट करी है, जो कि इतना ज़्यादा पागल है फाइट के लिए। बट एक अटैक के दौरान में कोकोशिबो सानवी के ब्लेड को अपने पैर के नीचे दबा देता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी सानवी गेनिया के गन से उस अटैक को ब्लॉक तो करता ही करता है, साथ में उसके ऊपर उस गन से शॉट भी दे देता है, जिससे कोकोशिबो को पीछे जाके उस अटैक को रोकना पड़ जाता है। बट कोकोशिबो तुरंत ही अपनी मून ब्रीथिंग का यूज़ करता है और एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक करता है उसके ऊपर, जिसके अंदर मल्टीपल स्लैशेस थे और उससे बच पाना सानवी के बस की नहीं थी, और इस अटैक से सानवी का खेल खत्म ही था समझो। लेकिन तभी एंट्री करता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ऑफ करंट जनरेशन ग्योमे हिमेजिमा, और वो इस अटैक को निगलेक्ट कर देता है पूरी तरह से। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अब तक आपने जितनी भी फाइट देखी है इस पार्ट में, वो बस एक वार्म अप था, क्योंकि अब जो फाइट होने वाली है उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि कोकोशिबो और सारे के सारे हाशिरास अब ऑल आउट जाने वाले हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी लोगों की डेथ्स भी दिखने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से होगी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सानवी की हालत कोकोशिबो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, और तभी वहाँ पे एंट्री करता है ग्यूमे और उसे एंड टाइम पे आके बचा लेता है। एंड वो तुरंत उसको ऑर्डर देता है कि जाओ जाके अपने वुंड को स्टिच अप करो, तब तक मैं इसे होल्ड करता हूँ। और सानवी भी उसकी बात मान के चला जाता है, और वहाँ खड़ा कोकोशिबो अपने सी थ्रू वर्ल्ड के हेल्प से ग्यूमे की पूरी बॉडी को चेक कर रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पिछले 300 साल में ऐसी कोई बॉडी या फिजिक नहीं देखी जो कि अपने पूरे पावर के पीक पे हो। और इसके तुरंत बाद ग्योमे अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कोकोशिबो डॉज कर लेता है, बट तुरंत ही फिर से उसके ऊपर एक अटैक आता है जो कि उसने अपने एक्स के मदद से किया होता है। कोकोशिबो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो अपने दोनों वेपन्स को एक साथ बड़े आसानी से यूज़ कर रहा होता है बिना कोई परेशानी के। और एक अटैक के दौरान ग्योमे अपने चेन्स के मदद से कोकोशिबो को ब्लॉक कर ही देता है, जिसे कोकोशिबो अपने स्वॉर्ड से काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता है, बिकॉज ग्योमे के जो वेपन्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। जो आयरन इसको बनाने में यूज़ हुआ होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमी सनलाइट को एब्जॉर्ब किया होता है, और ऐसे आयरन सेनगोकू एरा टाइम पे भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, जिस वजह से इसे ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड उसके तुरंत बाद कोकोशिबो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ग्योमे डॉज करके उसके ऊपर सक्सेसफुल अटैक करता है और उसका स्वॉर्ड तोड़ देता है अपने चैन की हेल्प से। बट वो लोग यहाँ पे भी नहीं रुकते, दोनों ही लोग अपने अपने ब्रीदिंग स्टाइल का यूज़ करके एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। एंड अब हमें कोकोशिबो दिखाया जाता है, जिसने कि अपने स्वॉर्ड को रीजनरेट कर लिया होता है, बिकॉज उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो उसी के फ्लैश से बनी होती है। और ये सब चीज़ें वो ग्योमे को टोंट मारते हुए समझा रहा होता है। बट अब ग्योमे उसके रिस्पॉन्स में उसे कहता है कि वैसे तो मैं ये चीज़ मुजान के अगेंस्ट यूज़ करने वाला था फाइट में, बट कोई नहीं। और अब ग्योमे अपने मार्क को अनलीश कर लेता है, और उसी दौरान हमें टोकेटो दिखाया जाता है, जिसने कि अपने बॉडी से अपने ब्लेड को निकाल लिया होता है, और वो समझ जाता है कि जितना वो वुंडेड है इस तरह से वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो वो इसलिए अपने आप को थोड़ा बहुत ठीक करके उस फाइट में जा रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से उसे गेने आवाज़ देता है, जो कि उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे कोकोशिबो का बाल ला के दे दो, ताकि मैं उसे खा के अपनी बॉडी को रिजनरेट कर पाऊँ और इस फाइट में उन सभी की मदद कर पाऊँ। और अब हम फिर से आ जाते हैं कोकोशिबो के पास, जहाँ वो ग्योमे को कहता है कि तुमने भी अपने मार्क को अवेकन कर लिया है, वैसे तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम 27 साल के आसपास होगे। जिस पर ग्योमे कहता है हाँ तो क्या हुआ। अब कोकोशिबो रिवील करता है मार्क के डार्क साइड का, जिस पे वो बताता है कि जिसने भी इस मार्क को अवेकन किया होता है वो 25 साल के होने से पहले ही मर जाता है, और तुमने तो उस एज बैरियर को क्रॉस कर लिया है और रिसेंटली तुमने अपने मार्क को अवेकन किया है। इसका मतलब तुम आज यहाँ पे मारे जाओगे किसी भी पल। अब ग्योमे कुछ ऐसा कहता है जिसकी वजह से कोकोशिबो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि एक इंसान ऐसा था जिसने 25 साल के बैरियर को क्रॉस किया था और काफ़ी लंबे समय तक जिया था, और तुम्हारे रिएक्शन से ये लगता भी है कि मैं सही कह रहा हूँ। एंड उसके तुरंत ही बाद कोकोशिबो उसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से अटैक करना शुरू कर देता है, और उसी दौरान हम सानिमी को भी देखते हैं, जिसने अपने वुंड को स्टिच अप कर लिया होता है पूरी तरह से, और अब बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस होता है वो, जिसके अगले ही मूवमेंट पे हम देखते हैं सानिमी ने भी अपने माँ को अवेकन कर लिया होता है।
एंड उनकी फाइट को आके ज्वाइन कर लेता है। और अब कोकोशिबू हैरान होता है क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट ब्रीदिंग स्टाइल यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी बिना किसी परेशानी के बहुत ही ईजिली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं इस फाइट के अंदर। और अब हम देखते हैं ग्योमे और सानेमी बहुत ही तगड़ी तरीके से इससे फाइट कर रहे होते हैं और इसके वजह से कोकोशिबू समझ जाता है कि ये दोनों करंट जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। और अब सानेमी तुरंत ही उसके अटैक को ब्लॉक करता है अपने स्वॉर्ड से एंड पीछे से उसका फ़ायदा उठाता है ग्योमे एंड अपने एक्स की मदद से उसका एक कान भी काट देता है। एंड विदाउट लूजिंग अ सिंगल सेकेंड वो लोग तुरंत अपने ब्रीदिंग का यूज़ करते हैं एंड एक तगड़ा अटैक करते हैं कोकोशिबू के ऊपर, जिस वजह से उसका कीमोनो तक फट जाता है। और अब इन दोनों को लग रहा होता है कि शायद ये दोनों मिलके उसको टेक डाउन कर सकते हैं, बट तभी उनके ऊपर कोकोशिबू इतना तगड़ा अटैक करता है जिस वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और इस अटैक का रेंज इतना ज़्यादा होता है जिससे वो लोग समझ ही नहीं पाते कि उसने इतनी दूर से इतना तगड़ा अटैक कैसे किया। और अब हम कोकोशिबू को देखते हैं जो कि इस फाइट को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका होता है और वो उनसे ये भी कहता है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ अभी तक मिलके मेरे कीमोनो को डैमेज कर पाया है। इसके बाद हमें सानेमी दिखाया जाता है जिसकी 2 उंगलियां कट चुकी होती है कोकोशिबू के पिछले अटैक की वजह से। और वो ये भी कहता है कि अगर ग्योमे ने अपने चेन की मदद से उस अटैक के डायरेक्शन को चेंज नहीं किया होता तो अब तक मेरे हाथ कट चुका होता। और अब कोकोशिबू अपने ब्लेड के फॉर्म को चेंज करके उनके ऊपर अटैक कर देता है और ग्योमे शॉक हो जाता है क्योंकि कोकोशिबू के अटैक के डिस्टेंस स्पीड दोनों ही बढ़ चुके होते हैं। जो नॉर्मली अटैक वो पिछले टाइम पे यूज़ कर रहा होता है उससे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। और अब दोनों हाशिरास सिर्फ कोकोशिबू के अटैक्स को डॉज करने के बारे में ही सोच रहे होते हैं बिकॉज कोकोशिबू अपने मून ब्रीथिंग के अपर फॉर्म्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और जिसे डॉज करने में सानेमी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। और तभी एक अटैक ऐसा होता है जिसमें सानेमी ऑलमोस्ट डेड ही था, लेकिन तभी एंड टाइम पे आके टोकिटो उसे बचा लेता है और पीछे खड़ा गेने ये सब चीज़ देख रहा होता है और खुद को यूजलेस समझ रहा होता है क्योंकि उसके पास ना ही उनके जैसी पावर्स है ना ही उनके जैसा एक्सपीरियंस। तभी उसको कोकोशिबू का एक ब्लेड टूटा हुआ दिखता है जिसे वो उठा के खाने के लिए जाता है क्योंकि उसे खा के वो समहाउ खुद को थोड़ा बहुत पावरफुल बना सकता है एंड उनकी फाइट में हेल्प कर सकता है। और अब हम आते हैं हाशिरास पर जहाँ कोकोशिबू उन सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है और ग्योमे बड़ा परेशान हो जाता है बिकॉज उसका अटैक जैसे ही वो करने जाता है उस पर वो पहले ही कोकोशिबू उसे ब्लॉक कर देता है, जैसे कि उसे पता हो कि वो अगला अटैक कहाँ करने वाला है। और अब ऐसी फाइट में फोकस करते करते ग्योमे सी थ्रू वर्ल्ड को अनलॉक कर लेता है, जिसके बाद वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन से उसके ऊपर चार्जिंग करने लग जाते हैं, जिसपे कोकोशिबू अपना 14th फॉर्म यूज़ करता है मून ब्रीथिंग का, जिसपे ग्योमे और सानेमी उसे ब्लॉक कर लेते हैं समहाउ मैनेज करके और अपने कंबाइन अटैक से उसका एक हाथ भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड ऑन द मीन टाइम टोकिटो ने भी उसके पास क्लोजिंग कर लिया होता है और अपने ब्लेड को उसके बॉडी में स्टैब कर लिया होता है। और अब हम देखते हैं टोकिटो का एक पैर भी कट चुका होता है कोकोशिबू के पहले वाले अटैक से, जिस पर कोकोशिबू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि टोकिटो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है एंड वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो सारे अटैक्स को सर्वाइव करके यहाँ पे आ जाए, जिस पे वो समझ पाता है कि टोकिटो ने भी अपना सी थ्रू वर्ल्ड को अनलॉक कर लिया होता है। एंड पीछे खड़ा गेनिया अपने गन से शॉट्स देता है जिस पे वो सारी बुलेट्स उसके बॉडी में चली जाती हैं। एंड इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कोकोशिबू की बॉडी के अंदर से पेड़ निकलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से उसका कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा एंड वो स्टक हो जाता है उसके अंदर। और अब 300 साल में पहली बार कोकोशिबू को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है अपने मरने का, जो कि सेम चीज़ उसने फील किया होता है अपने भाई के अगेंस्ट, योरिची के अगेंस्ट। और अब हमें यहाँ पे कोकोशिबू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो कैसे ह्यूमन से अपर मून 1 कोकोशिबू बना और वो क्या रीजंस था जिसकी वजह से कोकोशिबू बना, वो जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के रखी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार, जिसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप इस फाइट के बाद देख सकते हैं। और अब उन सभी पुरानी बातों को सोच के कोकोशिबू बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड वो अपनी बॉडी के अंदर से मल्टीपल स्वॉर्ड्स निकाल के उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिस पे टोकिटो और कीना की तो बॉडी 2 पार्ट्स में कट जाती है और इस अटैक को बहुत बेरली सिर्फ ग्योमे और सानेमी सर्वाइव कर पाते हैं। एंड इन द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ टोकिटो अपने ब्लेड को ब्राइट रेड में बदल देता है, जिस वजह से कोकोशिबू के अंदर की बॉडी बहुत ही ज़्यादा जलने लग जाती है एंड इसका फ़ायदा सानेमी उठाता है और इसके नेक पे एम कर देता है और पीछे से गेना भी अपनी लास्ट ताकत लगा देता है, जिसमें कोकोशिबू की बॉडी से फिर से पेड़ निकलना शुरू हो जाते हैं और इसका फ़ायदा ग्योमे उठाता है और अपने अगले अटैक से वो उसके हेड को कट ऑफ कर देता है। बट वो यहाँ पे भी नहीं मरता
वो अपनी ब्लीडिंग को रोक के फिर से अपने हेड को रीजनरेट कर लेता है और एक भयानक ही रूप में आ जाता है वो, जिसे देख के वहाँ खड़े हाशिराज बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, बट वो फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं और उस पर अटैक करने बढ़ जाते हैं। एंड जब कोकोशिबो अपने बॉडी को सानमी के ब्लेड में देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड वो खुद से सवाल करता है कि क्या मैं हमेशा से यही बनना चाहता था, कि क्या ये वही फेस है जो ग्रेटेस्ट समुराई का होना चाहिए था और जिसे मैं चेज़ कर रहा था इतने टाइम से। और जब वो ये सब चीज़ें सोच ही रहा होता है तब उसके बॉडी का साइड पार्ट गिरने लग जाता है एंड इसका रीज़न होता है टोकिटो का वो ब्लेड जिसने उसको गर्म करके उसके बॉडी में डाल दिया होता है। एंड अब इसका फ़ायदा गुएमो उठाता है एंड अपने लास्ट अटैक में उसको बुरी तरह से ख़त्म कर देता है। एंड यहाँ पे कोकोशिबो अपर मून 1 का एंड होता है और साथ ही में गेन्या और टोकिटो भी मारे जाते हैं इस फाइट में, बट उनका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है कोकोशिबो को हराने में। सो इसी के साथ हमारा इन्फिनिटी कैसल आर्क अब यहाँ पे ख़त्म होता है एंड अब अगला जो आर्क बचा है वो सनराइज काउंटडाउन आर्क है, जहाँ पे सारे हाशिराज भिड़ेंगे मुजान के अगेंस्ट में। सो यार, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।